हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जोया आज लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, जिसका हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेकंड बुक है, ठीक है। तो बिना टाइम जाए करे हम पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो हम इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे देश में 1944 में बंटवारा हुआ था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया थी वो किस तरह की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी जो जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद नियोजित योजना किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। ये हमने जाना था। अब हम जानेंगे कि भारत के विदेश के साथ संबंध क्या था। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत की भूमिका, मतलब कि यानी कि विदेशी संबंध के साथ साथ क्या क्या भूमिका निभाई भारत ने, ठीक है। तो हम गुटनिरपेक्ष की नीति भी पढ़ने वाले हैं। और गुटनिरपेक्ष की नीति के बारे में आप जानते होंगे, आपने 11th क्लास में या तो फिर 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। आपको याद होगा गुटनिरपेक्ष क्या होता है। यानी दो खेमों की जो थी, यानी कि जो देश होता है दो खेमों की दूरी में बढ़ गया था। यानी एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ जो था वो था सोवियत संघ। इन दोनों खेमों में ना मिलकर अपना एक अलग गुट बनाना ही गुटनिरपेक्ष की नीति कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। तो हम चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम पहला जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, भारत की विघटित और चुनौती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुई। यानी कि बहुत समस्या के समय पर हमारा भारत आज़ाद हुआ। दुनिया के महायुद्ध की तबाही सभी बाहर निकली थी और उसका सामना पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रही थी और उपनिवेश की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया में के नक्शे पर नए देश का नमूना हो रहा था। यानी देखिए, ऐसा हुआ था कि जब हमारा देश क्या हुआ था कि हमारा देश अभी आज़ाद ही हुआ था कि जो उसमें क्या हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध, यानी कि उन दोनों में छिड़ गया था कि मतलब कि उसमें ऐसा पूरी दुनिया को ये लगने लग गया था कि जो युद्ध होकर रहेगा। तो किसके बीच में? यानी तीसरा विश्व युद्ध होना ही होना है, लोगों को ये लगने लग गया था। तो अब हमारे जो दुनिया थी, हमारे जो देश था, उसने पहले प्रथम विश्व युद्ध देखा। हमारे देश में जो समस्या उत्पन्न हुई यानी आज़ादी का, वो देखा। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध देखा। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी हमारा मतलब कि और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ चुकी थी। वो इसमें हम जान रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हम इस टॉपिक में हमने क्या समझा, ठीक है। तो लोग कहने लग गए थे कि हमारा जो देश है वो एक ही मतलब कि नक्शे का बन जाएगा। अब जो अमेरिका था वो चाहता था कि जो भी देश हो वो हमारे में शामिल हो, भारत। और सोवियत संघ जो चाहता था वो कि हमारे में शामिल हो। तो लेकिन भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं बनना चाहता, ठीक है। ये बात थी, इसलिए हमारे देश ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष की नीति क्या है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको अभी बता दिया कि जो सोवियत संघ, पहला था सोवियत संघ यानी पश्चिमी देश, और दूसरा था वो अमेरिका, ठीक है। पहला था पूंजीवाद, एक था साम्यवाद। अब इन दोनों देशों में ना मिलकर अपना एक नया गुट बनाना ही नीति निरपेक्ष कहलाता था, ठीक है। अब गुटनिरपेक्षता की नीति किसने अपनाई? जो पहला था वो था भारत ने अपनाई थी।
और उसके साथ साथ बहुत से देश यानी 5 देशों ने मिलकर बनाया था, जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुटनिरपेक्ष की नीति क्या थी। तो देखिए, मैं आपको पहले रीड करके बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिना रीड के आपको समझ में ना आए। चलिए अब पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आप में कोई स्वतंत्रता घटना नहीं हुई। पूरी दुनिया उपनिवेशवाद और साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की इसकी विश्वव्यापी संदर्भ का हिस्सा था। ठीक है, कौन से किसका हिस्सा था? अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था, विश्वव्यापी। ठीक है, इस आंदोलन के असल में एशिया और अफ्रीका के कई मुक्त आंदोलनों पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत ने राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशवादों को मुक्ति संग्राम चला रहे थे, नेताओं के संपर्क में थे। ठीक है, यह सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद साम्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेता सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संघर्ष विदेशों में रहे और भारतीयों से बन चुके थे। देखिए क्या है हुआ कि हमारा जो देश है वो क्या कर रहा था, यानी कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो विश्वव्यापी के संदर्भ में चल रहा था। ठीक है, और हम जो संघर्ष, यानी कि हम अपने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? उपनिवेशवाद और साम्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या था? उसके लिए ये है कि हम किस तरह से हम उस लड़ाई लड़ रहे थे और हमने गुटनिरपेक्ष की नीति को किस तरह से अपनाया। हम किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए हम जो सोवियत संघ थे, साम्यवाद थी, जो उपनिवेशवाद थी, उनके विरुद्ध अपनी लड़ाई को जाहिर कर रहे थे, जिसे गुटनिरपेक्षता के रूप में जाना जाता था। और इसमें एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितना आपको क्लियर किया कि गुटनिरपेक्षवाद क्या था और इससे पहले जो अब क्लियर किया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और मैं आपको इस टॉपिक इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ज़्यादा मतलब कि नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अब आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प हो सके। ठीक है, उसको ना करें जिनको मतलब कि इसकी परवाह ना हो। ठीक है, और कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल है या कुछ भी है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ इतना समझाया नहीं कि आप भूल जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें।